ग्राफिक डिज़ाइन विद फ्रीलांसिंग कोर्स क्लास नंबर 16। आज हमने करना है टाइपोग्राफी और लोगो डिज़ाइन थ्योरी के हवाले से बात करनी है। और लास्ट टाइम हमने जो किया था कलर्स किया था और कलर थ्योरी के ऊपर बात की थी, और इसके अलावा हमने इमेज फॉर्मेट्स देखे थे कि कौन कौन सा फॉर्मेट है, किस तरह के मीडिया के लिए यूज़ होगा और क्या क्या उनके फाइल साइजेस होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो करेंगे टाइपोग्राफी। अच्छा, टाइपोग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइपोग्राफी अगर ना हो तो समझे आपका ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड ही नहीं है। ठीक है। अब ये बात मैं क्यों कहता होता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ जी पेंटिंग। अच्छा, पेंटिंग लिखा तो आप जब भी आर्टिस्ट में देखिए, हम लोग भी ना जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं। अगर आप समझ लें कि कॉपी पेस्टर नहीं है, ठीक है, अपने आइडियाज़ बना रहे हैं, सब कुछ स्क्रैच से कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसमें स्क्रैच से करने का टाइम भी नहीं होता। तो हमने ये देखना होता है कि एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हुए, यानी जो पहले से चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं का यूज़ करते हुए हम कैसे एक बेटर सोल्यूशन दे सकते हैं। अच्छा, देखिए, मैंने ये किया। आप अगर इस पेंटिंग को देखें तो आप इसको क्या करेंगे, खुद अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। पेंटर्स जो होते थे पुराने दौर में या डिजाइनर्स जो होते थे वो क्या करते थे, पेंटिंग्स किया करते थे। अच्छा, पेंटिंग्स के ऊपर क्या होता था कि लोग उससे आइडिया लगाते थे, समझते थे, उसको अंडरस्टैंड करते थे। अच्छा, जब ये कंप्यूटराइज चीज़ें आई तो उसके अंदर उसमें एक चीज़ का इजाफा हो गया, वो था टाइप। टाइप से क्या होता था कि एक तो आपका इमेज प्रेजेंट कर रहा होता था, दूसरा ये कि आपका जो टाइप है वो उस इमेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता था। ठीक होगी बात। अच्छा, अब क्योंकि मैसेज कम्युनिकेट करना है, मैसेज कम्युनिकेट आप कोई इमेज लगाकर भी, जैसे इमेज है, इस इमेज को देखकर आप कोई ना कोई आइडिया लगा सकते हैं कि जी ये क्या हो सकता है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा होगा तो वो अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा और आपको उसकी डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या है कि हमने जो भी इसके ऊपर टाइप लिखना है, उस टाइप को लिखने के रूल्स क्या हैं, उनके समझ लें कि आप जब भी कोई डिज़ाइन करेंगे तो हर डिज़ाइन के अंदर आपके टाइपोग्राफी रूल्स अप्लाई हो रहे होंगे, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। अच्छा, वो चीज़ें क्या हैं, इनको हम आगे चल के देखते हैं। देखिए, टाइपोग्राफी एक फील है, अपीयरेंस है किसी भी चीज़ की, यानी आपके टेक्स्ट की, और स्टाइल है। अच्छा, अच्छी टाइपोग्राफी एक आर्ट है जो कि आप लोगों को इस आर्ट का पता होना चाहिए। और बेसिकली हम कहते क्या हैं कि अपने टेक्स्ट को या टाइप को इस तरह से अरेंज करें कि कुछ मैसेज कन्वे हो सके। ठीक है। अच्छा, ना ना सिर्फ मैसेज कन्वे हो, बल्कि वो मैसेज एक अच्छे अंदाज में कन्वे हो रहा हो। अच्छा, देखें, मैं अभी इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको आगे। नेक्स्ट क्या है कि जी टाइपोग्राफी डिज़ाइंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर बात है कि आपने जो भी डिज़ाइन करना है उसमें कुछ ना कुछ लिखना है, कोई रिटर्न मैसेज भी देना है, कम्युनिकेट कर रहे हैं आप अपनी टारगेट ऑडियंस से। तो टारगेट ऑडियंस के हवाले से अभी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिर क्या है कि जो बैड टाइपोग्राफी है वो मुश्किल बना देती है आपके किसी मैसेज को अंडरस्टैंड करना या किसी टेक्स्ट को रीड करना। ठीक है। और अच्छी टाइपोग्राफी आपका यानी समझ लें कि उसको
इजी टू अंडरस्टैंड कर देती है और आपको एक फीलिंग, अच्छी फीलिंग आती है कि आप उसको एक अच्छे प्लेजेंट अंदाज में मैसेज कन्वे किया गया। अच्छा, यहाँ देखें, अ, हम बहुत सारी टाइपोग्राफी देखते हैं अपने इन्वायरमेंट में, लेकिन हम में भी नोटिस नहीं करते। ठीक है, आज इससे पहले में भी आप नोटिस ना करें, लेकिन अब आप नोटिस करना शुरू हो जाएंगे कि ये जो टाइप है ये किस तरह लिखा हुआ है या ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ देखिए एक बिल बोर्ड है। उस बिल बोर्ड को अगर आप देखें तो उस पे लिखा हुआ है थैंक गॉड एंड वॉट फॉर द साइंस। अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि टाइप को बड़े अच्छे तरीके से अरेंज किया गया, और आफ्टर दैट कलर्स का यूज करते हुए एक और मैसेज कन्वे किया जा रहा है इसमें। वो क्या है कि थैंक गॉड एंड वॉट फॉर साइंस। इसमें सारा का सारा टेक्स्ट का कलर एक जैसा है, सिर्फ दो चीजों का डिफरेंट है, एक थैंक का एक वोट का। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि ये मैसेज ये कन्वे किया जा रहा है कि थैंक गॉड एंड वॉट फॉर साइंस। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, थैंक एंड वॉट। ठीक है, थैंक किसका, गॉड का, और वॉट किसके लिए, साइंस के लिए। जो पहली जो दो चीजें उनका कलर रेड है, यानी जो चीज जिसके लिए थैंक किसका, गॉड का, और वोट किसके लिए, साइंस के लिए। ठीक है, तो इन दो चीजों को रेड कलर में प्रेजेंट किया गया। अगर ये सारा ब्लू होता, ये सारा रेड होता, तो इतने अच्छे या प्लेजेंट अंदाज में मैसेज कन्वे ना होता। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये होती है कि आपने डिजाइन को सांस लेने देना है। यानी क्या है कि ये भी हो सकता था कि एंड वर्ड फॉर साइंस यहां से शुरू होता और यहां तक आता। ठीक है, अब टाइपोग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है उसकी, यानी समझ लें कि कलर्स के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो टाइपोग्राफी है। मैं इसको ला रहा हूँ जी, A4। अच्छा, क्रिएट क्रिएट किया मैंने इसको। देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि एक बॉक्स लगा रहा हूँ उसी के जितना, और इस बॉक्स को मैंने कलर दे दिया, कुछ इस तरह का कलर लगा था जो कि है। अच्छा, मैं यहाँ इसे कहता हूँ कि टाइप लें, थैंक करें गॉड का, एंड वोट फॉर साइंस करें, एंड वोट फॉर साइंस। अच्छा, अब क्या है कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप इसको कैपिटल कर दें और इसको भी आकर कैपिटल कर दें। उसके बाद हम यहाँ से कोई फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ से पॉपिंस को सिलेक्ट किया। ठीक है, और देन राइट क्लिक, फॉन्ट, रिसेंट फॉन्ट में जाकर पॉपिंस को। अच्छा, इसको हम रखते हैं यहाँ पर और इसको रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से बड़ा कर लिया। आफ्टर दैट इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से वापस कर दिया, और आफ्टर दैट दिस, इसको भी हम यहाँ से खरीद देते हैं। अच्छा, ये देखिए, अब एक स्कीम हम क्या बना रहे हैं कि थैंक करेंगे हम, ओवरऑल क्या है, ब्लू है लाइक दिस, और दिस वन इज रेड, एंड वोट भी हम क्या कर देंगे, रेड। अच्छा, एक तो है ये स्कीम। अब जरा फ़ॉन्ट को देखते ही जाइएगा कि मैं फ़ॉन्ट कौन कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। इस वक्त हम जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर फ़ॉन्ट लगा हुआ है थोड़ा सा
टाल फॉन्ट लगा हुआ है। टाल से मतलब ये कि थोड़ा सा ये हाइट में थोड़ा सा ज्यादा होता है। अच्छा, टाल फॉन्ट्स के अंदर जो सबसे बेहतरीन फॉन्ट है वो है जी बेबस। बेबस न्यू। ठीक है, इसको मैंने किया। और देन एक और बेबस हम लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कम किया, ये कितना आया 32। और इसको हम उसी हिसाब से 3-4 पॉइंट कम कर लेते हैं। आफ्टर दैट मैंने इसको किया ये, और इसको पकड़कर ये। ठीक है, इन दोनों को मैं इससे कर रहा हूँ टॉप। ठीक है, टॉप आएगा नहीं, थोड़ा सा हम इसको मैनुअली ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा इधर चला दिया और इस वाले को थोड़ा सा इधर चला दिया। अब देखें, दोनों के दोनों सेम मैसेज है। बेटर कौन सा लग रहा है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? जी। अच्छा, तो कुछ लोग फर्स्ट कह रहे हैं, कुछ लोग सेकंड कह रहे हैं। देखिए, होता ये है कि आपका जो डिज़ाइन है ना, उसमें वाइट स्पेस का होना ज़रूरी है। वाइट स्पेस क्या है? वाइट स्पेस बेसिकली जो ब्लैंक एरियाज होते हैं उसको हम वाइट स्पेस बोलते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पर हमारा कोई टेक्स्ट या कोई मैटर ना हो। अच्छा, वाइट स्पेस को अगर देखा जाए तो इसमें वाइट स्पेस बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर बिल्कुल कंजेस्टेड हुआ हुआ है। फॉन्ट की अगर स्टाइल की बात करें तो जो लोग फर्स्ट कह रहे हैं फॉन्ट का स्टाइल ये बड़ा खूबसूरत सा स्टाइल है, तो इसको आप नोट भी कर लें, जो जो फॉन्ट्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ। लेकिन वाइट स्पेस के हवाले से देखा जाए तो ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर है, नीचे वाला। समझ आ रही बात? तो हमने क्या करना है, इन चीज़ों को जहन में रख कर डिज़ाइन करना है। ठीक होगी बात? ये पॉइंट अंडरस्टैंड किया कि नहीं किया? कि आप जब भी कोई चीज़, जो भी कोई फॉन्ट यहाँ पर लगाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसकी आपने वाइट स्पेस को भी मैनेज कर रहे होना है। ठीक है, बिल्कुल डिज़ाइन का दम नहीं घोंट देना कि उस पर आप इतना ज़्यादा टेक्स्ट लगा दें कि उसको रीड करना या उसको मैनेज करना मुश्किल हो गया। अच्छा, आफ्टर दैट कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं कि जो समझ लें कि आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर होते हैं। अब देखें, यहाँ पर भी इस आइडिया को देखें तो इस आइडिया में एक बर्गर है। ठीक है, और सिंपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक तरफ कंपनी का लोगो है, और ये इसमें कोई समझ लें तो प्रमोशन है इनकी, ऑल वाइट मीट चिकन के जी, इन्होंने अपने आप को बेहतर दिखाया गया कि जी हम वाइट मीट चिकन यूज़ करते हैं। अच्छा, मेन दो चीज़ें क्या हैं? एक ये है, एक ये है। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ, एक ना कॉन्सेप्ट होता है आई मूवमेंट। आई मूवमेंट, ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इनको जहन में रखते जाएं। आपने जब भी डिज़ाइन कर रहे हो ना, इन सारे रूल्स को जहन में रख के करना है। अच्छा, आई फ्लो या आई मूवमेंट आपकी किस तरह से होगी? अगर मैं कहूँ कि आप इस डिज़ाइन को जब आपने फर्स्ट टाइम देखा तो सबसे पहली नज़र आपकी किस पे पड़ी? हाँ जी। ठीक है, ठीक है, जो जो आ रहा है लिखते जाएं। सेकंड नंबर पर।
अच्छा देखिए, इसका जो आई फ्लो बना हुआ है ना, वो ये है कि यानी अभी तो आपको बड़ा छोटा सा नजर आ रहा है, जब इसको किसी रोड पर देखेंगे ना, तो आपको सबसे बड़ा सारा बर्गर नजर आएगा। ठीक है, और उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स नजर आएंगे। ये भी पिक्चर जो है ना, ये ओरिजिनल डिजाइन नहीं है, बल्कि एक पिक्चर लेकर लगाई गई है, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा यानी समझ लें कि शार्प नहीं आ रहा। अच्छा, उसके इनसाइड इंग्रेडिएंट्स, ये जो जिंगर वगैरह इसमें है या सैलेड है, तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी जब ये रोड पर लगा होगा बर्गर के ऊपर। जब बर्गर पर आपकी नज़र पड़ेगी तो साथ ही जो एक इंसानी नेचर है कि जी मुंह में पानी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप जाएंगे किसके ऊपर, कि जी देखें कि ये है क्या, कितने का है, क्या इसके बारे में लिखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट आपका आई फ्लो आया इधर। ठीक है, जब आई फ्लो इधर आया तो उसने मैसेज को इस तरह से कन्वे किया कि प्लीज डू नॉट ईट द बिल बोर्ड। उसने एक जगह भी नहीं कहा कि हमारा बर्गर बड़ा मजे का है, आप खाएंगे तो यानी हैरान रह जाएंगे, या कोई और फिक्रा, उसने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा। उसने ये कहा है कि बराए मेहरबानी बिल बोर्ड की बाइट ना ले लीजिएगा। यानी इतना, यानी उसने इनडायरेक्ट मैसेज ये कहा है कि इतना डिलीशियस बर्गर है कि आप गलती से बिल बोर्ड की बाइट ना ले लें, या बिल बोर्ड को ना खा लें। ठीक है। अच्छा, फिर आई फ्लो किधर आया, इधर। ठीक है, इधर से होता हुआ इधर। अब आपने देखना है कि ये ऑफर कौन कर रहा है, मैकडोनल्ड्स कर रहा है। ठीक है, और एट दी एंड ये कुछ पढ़ता है पढ़े, या नहीं पढ़ता ना पढ़े, ऑल वाइट में चिकन, ये भी एक प्लस पॉइंट है। ठीक होगी बात। तो इस तरीके से आप यानी कुछ क्रिएटिव आइडियाज ऐसे होते हैं कि उनको समझ लें कि यानी वो आपके डिज़ाइन थिंकिंग से भी बहुत ऊपर होते हैं। ठीक है, आप सिंपल एक बर्गर लगाया, अगर देखा जाए तो ये, मैं अगर आपसे कहूँ यार ये डिज़ाइन करें, तो आप क्या मुश्किल है एक बर्गर लेके उसको क्लिप मास करना है, हाफ दिखा देना, हाफ राइट साइड पे निकल जाएगा, उसके बाद ये टेक्स्ट लिखना है, एक तरफ लोगो लगा देना, तो आप ऐसे 1 मिनट में कर लेंगे। लेकिन इसको सोचना और उसके बाद उसका कंटेंट सोचना असल बात है। क्लियर होगी बात। यानी आप ना सिर्फ डिजाइन के ऊपर बात करें, बल्कि कंटेंट के ऊपर भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है। अब कई सारे लोग यानी जो जिस तरह की एडवर्टीजमेंट मैं सोच रहा होता हूँ या कर रहा होता हूँ, तो उसको बहुत ज्यादा दफा कॉपी किया जाता है। ठीक है, उस आइडिया को या उस कंटेंट को। अच्छा, अब समटाइम्स ये होता है कि आप क्या कर रहे होते हैं कि आप सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। हमारे ना एक यानी जब स्टार्ट में मैंने डिजाइनिंग शुरू की थी ना, तो समझ लें कि रॉयल पार्क एक पूरी मार्केट है यहाँ लाहौर में, रॉयल पार्क या फिर उर्दू बाजार। तो वहाँ से मैंने शुरू किया था। अच्छा, यानी स्टार्टिंग थी तो स्टार्टिंग पे कोरल ड्रा पे काम करते थे, फिर फोटोशॉप पे करते रहे। आफ्टर दैट फिर जब कुछ, यानी जब आप मार्केट में बैठते हैं जाके, तो बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात होती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हुआ कि जो अगर फ्यूचर बनाना है तो फिर आपको एडोब टूल्स पर जाना पड़ेगा, कोरल ड्रा से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर एडोब इलस्ट्रेटर पर आ गए, इलस्ट्रेटर के बाद इन डिज़ाइन किया इसी तरह, फिर चलते चलते प्रीमियर किया, आफ्टर इफेक्ट किया, एडोबी एक्सडी आ गया। एडोबी एक्सडी के ऊपर, यानी ये मैं आपको बता रहा हूँ कोई 7-8 साल के अरसे में ये सारी चीज़ें हुई और इनके ऊपर प्रैक्टिस की। अच्छा, अब यानी वहाँ पर, वहाँ से समझ आई, वहाँ पर बैठ के समझ आई कि यार
सिर्फ कोई एलिमेंट किसी भी वेबसाइट से कॉपी करके लगा देना डिजाइन नहीं है, ठीक है। डिजाइन आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, ठीक है। अब ये अगर मैं कहूँ कि ये बर्गर इस आर्टिस्ट ने बैठ के बनाया होगा, कभी भी नहीं। फोटोग्राफी हुई है, बर्गर रख के उसकी तस्वीर ले ली, यहाँ पे क्लिप कर दिया, क्लिप करने के बाद ये टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ लोगो लगा दिया, ठीक है। तो बात ये नहीं है कि आपने बना, आप बात ये है कि आपने अपने डिजाइन को प्रेजेंट क्या किया, क्या क्रिएटिव चीज दिखाई उसने, ठीक है। इसकी इस पोस्ट की बात करें तो यहाँ देखें कि एक तो ये जो इमेज है ना, ये ग्राफिक डिजाइन को प्रेजेंट कर रहा है। दूसरा ये कि आई में से देखें, एक लाइट आ रही है और वो लाइट ग्राफिक डिजाइनर के ऊपर पड़ रही है। अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखें, या आपको शायद नजर आ रहा हो, तो आर और सी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ब्लू शेड दिया है मैंने, कि ये जो लाइट है वो यहाँ आकर पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी लाइट इसके राइट साइड वाले कॉर्नर पर आ रही है। और अगर आप इसको गौर से बैकग्राउंड को पीछे देखें, तो पीछे कुछ कलर स्प्लैटर्स हैं, जो कि आपने देखा होगा मास्टर पेंट की एडवर्टीजमेंट में, एक कलर बबल्स निकल कर आते हैं और वो ऐसे स्प्रेड होते हैं, तो पीछे वो चीज़ है। कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं ही बोलता जा रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा, अब जो चीज हम ना कर रहे होते थे ना, तो वहां पर एक साहब आते थे, वो उनका एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ लिंक था, वहां आते जाते थे। तो वो हमें, यानी हम अगर 5-7 लोग बैठे काम कर रहे हैं ना, तो वो हमें एक फिक्रा कहते होते थे कि ओ जाओ छो यार, तुसी तो चेपी डिजाइनर हो, तुम चेपियां लाते हो, इधर चेपी चुक के उधर ला ली, उधर चुक के उधर ला ली। अच्छा, उनकी बात सुन के थोड़ा सा जेन में आया कि यार इससे आगे फिर क्या हो सकता है। फिर उससे आगे समझ आई कि आपका कंटेंट बड़ा मैटर करता है, आपकी आपका आइडिया बड़ा मैटर करता है। बेशक आप चीज़ें चेपियाँ लगा रहे हैं, कहीं से उठा कर लगा रहे हैं, लेकिन उसको आप अगर नए अंदाज में प्रेजेंट कर देंगे, तो वो आपका एक क्रिएटिव आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, वो हर चीज़ अपनी बनाते हैं। यानी आपका डिजिटल पेंटिंग का जिनका एक्सपीरियंस होता है, वो डिजिटल पेंटिंग के वाले से चीज़ें बना रहे थे, नहीं तो यानी मैंने जो बड़ी बड़ी एजेंसीज में जो काम किया, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में, तो वहाँ पर ये होता है, आपके पास चार चार पांच पांच अकाउंट्स आपको कंपनी ने परचेज करके दिए हुए होते हैं, जिसमें आपका शटर स्टॉक का अकाउंट होता है। शटर स्टॉक के अलावा ये जो फ्री पिक है, यानी उस वक्त तो फ्री पिक इतनी आम नहीं हुई थी जितनी आजकल है। शटर स्टॉक होता है, ग्राफिक रिवर, क्रिएटिव मार्केट, इनके अकाउंट्स परचेज किए होते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए होती कंपनी कहती है ठीक है जी, रिक्वायरमेंट है, ठीक है परचेज कर लें। या फिर अगर पूरे साल की मेंबरशिप ली हुई है, तो उस पे से हम उसको ले लेते थे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, पावर ऑफ टाइपोग्राफी। मैंने अभी आपको कहा था, मैं इस फिक्रे का आपको मकसद बताऊंगा, अरेंजमेंट ऑफ टाइप दैट कन्वेज सम मैसेज। और उसके बाद जो है ग्रेट टाइपोग्राफी टर्न्स पीस इनटू ए जॉय। अच्छा, अब यहाँ देखें, दो कंपनीज हैं, एक एबीसी पिज्जा, एक एक्सवाईजी पिज्जा। यहाँ पर अगर दोनों की डील्स देखें, तो दोनों दो लार्ज पिज्जा ऑफर कर रही हैं और 1.5 लीटर ड्रिंक ऑफर कर रही हैं, ठीक है। और दोनों की प्राइस भी सेम है, ठीक है। और दोनों मील डील के नाम से इसको ऑफर कर रही है। दोनों के पिज़्ज़ा इमेज भी सेम है। मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको इन दोनों में से किसी एक से पिज़्ज़ा परचेज करना है, तो आप एबीसी से करेंगे कि एक्सवाईजी से करेंगे? वजह, हालांकि दोनों की ऑफर सेम है, सारा कुछ सेम है।
रीजन बताएं ना। उसकी रीज़न ये है जो कि आप लोग लिख रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि आपका जो टाइप है ना उसकी अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। यानी आपका टाइप यूज़ करने का जो मेन पर्पस है ना, कोई भी अगर आप फॉन्ट यूज़ करते हैं उसका मेन पर्पस ये है कि वो आपकी टारगेट ऑडियंस उसको अंडरस्टैंड कर दे। फ़ॉन्ट तो बेशुमार है, दुनिया का जौन सा मर्जी फ़ॉन्ट लगा दें, अगर वो अंडरस्टैंड ही ना हुआ तो समझ लें कि आपकी कम्युनिकेशन डिज़ाइन का पर्पस जो है ना वो फोत हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, इस पे हम बात करते हैं, ये यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं आया? यहाँ तक बात क्लियर होगी? अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप फेस वर्सेस फॉन्ट। टाइप फेस मीन्स फैमिली, एरियल एक टाइप फेस है। अच्छा, एक चीज जेन में रखिएगा कि फॉन्ट कौन यूज करता है? वो लोग जो कि टूल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स नहीं है, अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं लेकिन प्रोफेशनल नहीं है। और जो बंदा प्रोफेशनल होता है ना, जो थोड़ा सा ऊपर की थिंकिंग रखता है, वो हमेशा टाइप फेस का यूज करेगा अपने डिजाइन के अंदर। ठीक है, अब टाइप फेस और फॉन्ट में क्या फर्क होता है इसको जरा समझ लें। मैं यहाँ से एक टेक्स्ट ले रहा हूँ, इसी को ले लेते हैं, थैंक गॉड। इस टेक्स्ट को लेकर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ से ये फॉन्ट यूज किया। ठीक है, मैं अगर इसके नीचे स्टाइल में आ जाऊँ तो यहाँ पर सिर्फ रेगुलर आ रहा है। इस तरह की चीज को हम कहते हैं फॉन्ट है। टाइप फेस क्या होता है, या एक फैमिली क्या होती है? फैमिली लाइक पॉपिंस। सुनते जाइएगा अब ये कौन कौन सी मैं फैमिलीज बता रहा हूँ। इसके अंदर आपके पास मल्टीपल स्टाइल्स होते हैं, आप इसके साथ कहीं पर भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं इसमें क्या होता है कि मैंने ये लिया और मैं इसे कहता हूँ कि पर टेक्स्ट ट्रेनिंग्स लिखा। ठीक है, और यहाँ से हमने कोई फॉन्ट चूज कर ली। अच्छा, अब क्या है कि मैं थोड़ा सा इसको कर रहा हूँ इसकी सेटिंग। अच्छा, इसी फॉन्ट का मैं अगर एक लाइट वर्जन यूज करूँ, ठीक है, और इस लाइट वर्जन को मैं कहूँ क्रिएटिव, ठीक है, और लाइट से भी मैं आ रहा हूँ एक्स्ट्रा लाइट के ऊपर, एक्स्ट्रा लाइट किया और इसको मैंने कोई ग्रे कलर का फॉन्ट दे दिया। फॉन्ट साइज मैंने इसका स्मॉल कर दिया, इसको मैंने यहाँ लाकर रखा इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, और ऊपर हमारा एक लोगो लगा हुआ है, लाइक। अच्छा, ये हो गया। अब देखें, ये मैंने लिखा लाइट फॉन्ट में, ये बोल्ड फॉन्ट में। एक सेटिंग ये है, ठीक है, दूसरी सेटिंग हम करके देखते हैं, लाइक दिस। और इसको मैंने जो फॉन्ट ऊपर यूज किया, नीचे भी कौन सा था, बोल्ड था आई थिंक, बोल्ड किया, और इसको भी आपने इस तरीके से
ऐसे, ठीक है। अब देखें होता क्या है, दूर जाके जरा एक्स्ट्रा लाइट कम लग रहा है, इसको हम कर लेते हैं लाइट सेंटर। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शन में से एक चीज और रहेगी इसमें से, यहाँ पर हम इसको ये नहीं करेंगे बल्कि हम इसको करेंगे 100, या फिर हम इसको कर लेते हैं 50। हाँ जी, अब देखें कौन सा वाला ज्यादा बेटर है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला। लेफ्ट पे फर्स्ट है। जब आप एक फैमिली का यूज कर रहे होते हैं ना, एक टाइप फेस का यूज कर रहे होते हैं, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, आप उसको जैसे भी। फिर एक होता है आपकी डिजाइन हायरार्की। डिजाइन हायरार्की आगे चल के हम देखेंगे। उसमें ये होता है कि आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कौन सी है, जिसपे आपके टारगेट ऑडियंस की, आपके क्लाइंट की, कस्टमर की नज़र सबसे पहले जाए। फिर सेकंड नंबर पर आपने किस टेक्स्ट को दिखाना है, थर्ड नंबर पर किस टेक्स्ट को दिखाना है। इस हायरार्की वाइज हम फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर रहे होते हैं, कहीं पर बोल्ड, कहीं पर सेमी बोल्ड, कहीं पर रेगुलर, इस तरह से। अच्छा, एक ये एग्जांपल हो गई। देख लें जी, एरियल भी एक टाइप फेस है, ठीक है। टाइप फेस एंड फॉन्ट्स आर इसकी फैमिली हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड एरियल फॉन्ट फैमिली। इसी तरह से पॉपिंस फॉन्ट फैमिली, पॉपिंस एक आपको बताया। एक देख लें जी मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस में भी ये सारी चीजें नजर आ रही, रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी आपके पास। रेलवे, आर आर ए एल ई वाई होगा, हाँ आर ई एल ए वाई। रेलवे, इसमें भी आपके पास यानी बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन स्टाइल्स मौजूद है, ठीक है। मॉन्स्टर आर्ट, ये भी एक पूरी फैमिली है, ठीक है। यानी इस तरह के टाइप फेस को आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह एक ये जो आता है मायरेट प्रो, जो बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है इलस्ट्रेटर में, मायरेट प्रो एक पूरी फैमिली है, जिनको मैं फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा होता हूँ अपने डिजाइन्स के अंदर, ठीक है। बेबस में भी इसी तरह से है, कोई चार पांच इसमें फैमिलीज मौजूद हैं, कुछ बोल्ड हैं, कुछ उससे कम, इस तरह से डिफरेंट है, लाइट है, थिन है, बुक है, रेगुलर है। अच्छा, इसी तरह से आपका गौथम भी है। गौतम मेरे ख्याल नहीं मेरे पास। अच्छा, एरियल भी इसी तरह से है, एरियल में भी यही कुछ है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि आप यानी कोई टाइप फेस यूज कर रहे हैं या फॉन्ट यूज कर रहे हैं। फॉन्ट में आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, जो आपका एक टाइप फेस या पूरी फैमिली है उसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ फॉन्ट की अगर बात करें, तो टाइप ऑफ फॉन्ट्स में हम आ जाते हैं वो टाइप्स जिनकी एजिस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा डेकोरेटिव स्ट्रोक्स मौजूद हों। वो आपके हॉरिजेंटल आ रहे हैं या वर्टिकल आ रहे हैं, यानी ये हॉरिजेंटल है या वर्टिकली है, इस तरह के फॉन्ट को हम कह रहे होते हैं सेरिफ फॉन्ट फैमिली, ठीक है। ये ज़्यादातर प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इसका पर्पस ये होता है कि जब आपके टेक्स्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें रीड करने में ये जो एक्स्ट्रा डेकोरेटिव जो स्ट्रोक्स हैं ये रीड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आप जितने भी न्यूज़पेपर्स देख लें, मैगजीन्स देख लें, उसके अंदर यानी इंग्लिश के नॉवेल्स देख लें, उनमें आपको सारी फॉन्ट फैमिली ही मिलेगी, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनली यूज होते हैं लेकिन ये क्लासिक और ट्रेडिशनल लुक देते हैं। क्लासिक किसको कहते हैं? हाँ जी, गूगल ना कीजिएगा, डायरेक्ट बताइएगा।
क्लासिक कहते हैं किसी पुरानी चीज को। कभी आपने देखा होगा कि आप क्या रहते हैं क्लासिकल सॉन्ग्स सुनने को दिल कर रहा है, तो वो पुराने गानों का जिक्र हो रहा होता है। इसी तरह से जहाँ पर आपको कोई पुरानी लुक, ट्रेडिशनल लुक देनी हो, तो वहाँ पर भी आप सारे फॉन्ट्स का यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कौन कौन से फॉन्ट आते हैं? उसमें टाइम्स न्यू रोमन आता है, जियोर्जिया आता है, कैम्ब्रिया, बुकेंटिका, गैरमंड, और इसी तरह से काफ़ी सारे फॉन्ट्स ऐसे हैं जो कि सेरिफ फॉन्ट, सेरिफ टाइप फॉन्ट्स के अंडर आ रहे होते हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर की एग्जांपल देख लें। डान जो लिखा हुआ है, या ये जो लिखा हुआ है पाकिस्तान ओपन टू जॉइंट अफगान बॉर्डर, जो कि पुरानी न्यूज़ लगी हुई है, इसको आप देख लें तो ये भी एक्स्ट्रा डेकोरेटिव स्ट्रोक हैं, तो ये आपका सेरिफ फॉन्ट फैमिली है। मज़े की चीज़ इसमें ये होती है कि इजी रीडेबिलिटी है, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, बेटर आई फ्लो भी बता दिया। क्लासिक डिज़ाइन ये देख लें कि जी ये एक डिज़ाइन था जिसमें लिखा था दी ओल्ड स्टोन एज ग्राफिक डिज़ाइन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। अब ये ओल्ड यानी पुराने दौर की एक पेंटिंग लगाई हुई स्टोन के ऊपर, जो लोग आर्टिस्टिक काम करते थे, तो उसको यहाँ प्रेजेंट किया गया। तो फॉन्ट आप देख लें कि सारी फॉन्ट का यूज़ किया गया। नेक्स्ट जो टाइप है फॉन्ट की, वो होती है सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा डेकोरेटिव स्ट्रोक्स नहीं होते, ठीक है। इसमें ये यानी ये फ्रांसीसी जुबान का लफ्ज़ है सेंस। सेंस का मतलब होता है के बगैर या विदाउट। तो उसमें आप एक्स्ट्रा डेकोरेटिव स्ट्रोक नहीं होंगे इसमें, ठीक है। और ये आपका प्रिंटिंग पर्पस में भी यूज़ होता है, और इसके साथ साथ आप मोस्ट ऑफ द टाइम इसको देखेंगे डिजिटल वर्ल्ड में, यानी आपके जितने भी मोबाइल ऐप्स हैं उसके अंदर। अभी आप अपना मोबाइल उठाएं और उसमें जाकर, अगर आपने फ़ॉन्ट खुद नहीं चेंज किया हुआ, उसमें जाकर देखें, आपका फेसबुक के आइकॉन के नीचे फेसबुक लिखा होगा, व्हाट्सएप के नीचे व्हाट्सएप, कैलेंडर, जो कुछ भी। इसका ज़रा फ़ॉन्ट देख के मुझे बताएं कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ हुआ है, यानी फ़ॉन्ट टाइप कौन सी है, सेरिफ है कि सन सेरिफ है? जूम की जितना भी डिजिटल काम होगा वहाँ पर सन सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ होगा। जूम की चैट की बात कर रहे हैं आप, ये लेक्चर देख रहे हैं, गूगल पे चले जाएं, वहाँ जाकर कुछ लिखें, वहाँ पर भी आपको सन सेरिफ फ़ॉन्ट मिलेगा। नाजिया बेग सन सेरिफ है तो ज़रा ग्रुप में शेयर करें, ज़रा एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने जो किसी आइकॉन का या डेस्कटॉप का। जी क्या कहते हैं? अच्छा जी, अजान होने लगी है, यहीं से हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
हाँ जी, यहीं से हम आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, प्रोफेशनली यूज होता है, लेकिन ये क्लीन एंड मॉडर्न लुक के लिए यूज होता है। यानी आपका वो ट्रेडिशनल लुक के लिए और ये मॉडर्न लुक के लिए। तो जहाँ ये यूज़ हो रहा है वो आपके, मैंने आपको बताया, डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया के ऊपर जो भी आप फ़ॉन्ट देखेंगे वो आपको सेंस सेरिफ कैटेगरी में मिलेगा। एग्जांपल इसकी एरियल, फ्यूचरा, वर्दाना, कैंड्रा, सेंचुरी गॉथिक। इसके अलावा जो मैंने आपको अभी जो टाइप फेसेस बताए हैं, मॉन्स्टर आर्ट है, पॉपिंस है, मेट्रोपोलिस है, रेलवे है, या मायरर प्रो है, ये सारे के सारे सैंस सेरिफ कैटेगरी में आते हैं। ये एक मोबाइल ऐप है KFC से रिलेटेड। इसमें देख लें जितने भी फॉन्ट यूज हुए में हैं। हाँ जी, कौन सा फॉन्ट यूज हुआ हुआ है इसमें? KFC का जो अपना लोगो है उसको छोड़ दें, बाकी देखें। अच्छा, इसके अलावा इसको देखें। टेलीनॉर, जमीन। अच्छा, ये फॉन्ट मॉडर्न क्लीन लुक के लिए यूज्ड इन स्क्रीन व्यू। इसके अलावा फिगर्स, पोस्टर, फ्लायर्स, स्लाइड्स, बुक कवर्स वगैरह में भी यूज होता है। नीचे आ जाए तो स्लैब सेरिफ एक फॉन्ट है। ये आपको, अगर मैं कहूँ कि जी होंडा का लोगो देखें या वॉल्वो देखें, तो आप इसको कहेंगे कि जी ये सेरिफ फॉन्ट है। तो सेरिफ फॉन्ट में जो एक्स्ट्रा डेकोरेटिव स्ट्रोक होते हैं वो बारीक होते हैं। जहाँ पर ये बोल्ड और इस तरह के बड़े थिक डेकोरेटिव स्ट्रोक्स आ रहे हो, तो इस तरह का फॉन्ट होता है स्लैब सेरिफ। ये आपका हेडलाइंस वगैरह के लिए यूज होता है। और यानी जो आपका जो नॉर्मल सेरिफ फॉन्ट है वो थोड़ा सा थिन है और ये थोड़ा सा बोल्ड होता है। अच्छा, ये आपके यानी पेज के ऊपर अगर ये लगा हो तो अटेंशन ग्रैब करने में हेल्पफुल होता है। और यानी बॉडी कॉपी के अंदर रिकमेंडेड नहीं है। बॉडी कॉपी क्या होता है? यानी बॉडी टेक्स्ट, यानी जो आपके पेज के ऊपर एक हेडिंग होती है उसके बाद नीचे पैराग्राफ लिखा होता है, उसको हम बॉडी टेक्स्ट या बॉडी कॉपी बोलते हैं। ज़्यादातर ये एग्जांपल्स के लिए ये होगा हेडलाइंस या टाइटल्स, ठीक है, रॉकवेल, या फिर ये देख लें क्लैरिटन BL के। ये भी इसी की एग्जांपल्स हैं आपके स्लैब सेरिफ की। नीचे आ जाता है डिस्प्ले फॉन्ट्स। ये जो अभी मैं बात कर रहा था, शायद नाजिया थी या नादिया थी, दोनों के नेम में कंफ्यूजन था, हयात बरकरार है। यहाँ पर डिस्प्ले फॉन्ट्स आप तब यूज़ करते हैं जब आपकी टेक्स्ट क्वांटिटी कम हो। ठीक है, यानी आपने लोगो उससे बनाना है या लोगो में कुछ लिखना है, ठीक है, हेडलाइंस लिखनी है, बुक का कोई कवर लिखना है, ठीक है, या फिर कोई ब्रोशर वगैरह के ऊपर, फ्लायर्स वगैरह के ऊपर आपने कोई हेडिंग्स लिखनी है। अच्छा, इसमें क्या क्या है कि स्क्रिप्ट फॉन्ट होता है, स्क्रिप्ट में एक कर्सिव भी होता है। अभी देख लेते हैं आगे चल के। स्क्रिप्ट में आपकी ये कर्सिव और स्क्रिप्ट दोनों ये हैंड राइटिंग टाइप होते हैं। और उसमें कुछ इस तरह की चीज़ होती है कि यानी हैंड राइटिंग ज्वाइंट होती है उसमें। फैंटेसी फॉन्ट के अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, यानी ये डिस्प्ले फॉन्ट कैटेगरी के अंदर आ रहा होता है।
और ऑल स्मॉल होता है, ऑल कैप्स होता है, यानी सारे डिस्प्ले कैटेगरी में आ रहे हैं। स्क्रिप्ट मैंने आपको बता दिया है कि स्क्रिप्ट एक इसकी एग्जांपल है। स्क्रिप्ट में यानी जो डिस्प्ले फॉन्ट में आगे चलें तो हैंड राइटिंग स्टाइल में दो स्टाइल आ जाते हैं, एक स्क्रिप्ट होते हैं, एक कर्सिव होते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट और कर्सिव में जो मेन फ़र्क होता है वो ये होता है कि यानी ये जो आपका जो स्क्रिप्ट फॉन्ट होता है, स्क्रिप्ट के अंदर तमाम लेटर्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, और जो कर्सिव होता है उसमें में भी किसी किसी लेटर में कोई डिफरेंस आ रहा हो। अच्छा, ये भी मॉडर्न हैंड राइटिंग लुक एंड फील देता है ये। इसके अलावा यूज़ होता है ये लोगोस के अंदर, हेडलाइंस में, हेडिंग्स में, और जहाँ पर इमोशन, सेंटिमेंट्स, फीमेल प्रोडक्ट्स और डिप्लोमा वगैरह या कोई डिग्री वगैरह का फॉन्ट अगर आपने वहाँ दे रहे हैं तो उसके अंदर ये स्क्रिप्ट या कर्सिव फॉन्ट यूज़ हो सकते हैं। अब ये डिलीशियस कॉफ़ी है। ठीक है, डिलीशियस कॉफ़ी एक लोगो बना हुआ है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं जिन लोगों ने डेमो क्लास अटेंड की थी, तो डिलीशियस कॉफ़ी एक लोगो है, तो ये लोगो की कौन सी कैटेगरी है? हाँ जी, कोई है आइडिया? हालांकि आप लोगों ने डेमो क्लास अटेंड की थी, अभी लोगों के ऊपर बात करते हैं तो उसमें आइडिया हो जाएगा। बाकी आप गोल्डन पर्ल देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, ठीक है, फोर्ड का लोगो देख लें, तो ये सारे डिस्प्ले कर्सिव स्क्रिप्ट कैटेगरी में आ रहे हैं। अच्छा, एक फॉन्ट कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं मोनोस्पेस। मोनोस्पेस के अंदर आपका जो भी लेटर्स होते हैं उनकी विड्थ सेम होती है। ठीक है, यानी उसका फ़ायदा ये होता है कि ये बेसिकली प्रोग्रामिंग में यूज़ हो रहे हैं, तो जितने भी कोडिंग एडिटर्स हैं उनके अंदर आपका मोनोस्पेस फॉन्ट यूज़ होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आपने, मैं अगर इसको जूम करूँ, अब जितने भी लेटर्स आप इसमें लिखेंगे, यानी लेटर टू लेटर ये सेम एक दूसरे के नीचे आएगा। यानी यहाँ पर अगर कैपिटल ABC लिखी है या यहाँ पर स्मॉल लिखी है, तो हर लेटर एक दूसरे के नीचे आएगा विड्थ सेम होने की वजह से। अब यहाँ पर आपने लिखा है अपर केस सैंपल और लोअर केस सैंपल। अगर इनकी विड्थ सेम ना होती तो इसका सैंपल यहाँ खत्म होता है, इसका सैंपल यहाँ खत्म होता है। ठीक है, एक दूसरे के एग्जैक्ट नीचे ना आते। इससे क्या होता है, कोड रीडेबिलिटी आसान हो जाती है। ठीक है, और आपको कोई चीज़ फाइंड करनी हो कोड के अंदर वो बड़ी इजी मिल जाती है। आई फ्लो आपका ठीक रहता है। ये सारी चीज़ों के लिए आपका फॉन्ट यूज़ होता है मोनोस्पेस। आप ये देख लें, प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है। ठीक है, पी का बिट देखें, आर की कम है, ओ की फिर इसके अकॉर्डिंग है, पी की स्मॉल पी की और कैपिटल पी की दोनों में डिफरेंस आ रहा है। लेकिन मोनोस्पेस देखें, तमाम की स्पेस एक जैसी है। विड्थ की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडिंग एडिटर के लिए यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल है कोरियर न्यू या लूसिडा कंसोल। ये दोनों फ़ॉन्ट आपके प्रोग्रामिंग फ़ॉन्ट्स हैं। ये वाले फ़ॉन्ट आपने कभी भी अपने किसी प्रोफेशनल डिज़ाइन में यूज़ नहीं करने। डिज़ाइनर कम्युनिटी ने कुछ फ़ॉन्ट्स को नॉट रिकमेंडेड किया हुआ, और जिसकी वजह से, यानी आप अगर इन फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं डिज़ाइन में, तो उसमें ये होगा कि जिन लोगों को रूल्स का पता है ना, वो फौरी तौर पर पहचान जाएंगे कि आपका जो नॉलेज है ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से, वो या तो सिफर है या आपको आइडिया ही नहीं है कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, आप लिखेंगे नेवर यूज़ फॉन्ट
इन प्रोजेक्ट्स या प्रोफेशनल प्रोजेक्ट, तो गूगल आपको कोई 25-30 फॉन्ट्स की लिस्ट देगा। डिफरेंट वेबसाइट पर डिफरेंट है, लेकिन ये 5 तो बिल्कुल भी नहीं ना यूज़ करने हैं आपने। इम्पैक्ट काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इम्पैक्ट को भी यूज़ नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो कहते हैं यार ए वाला फॉन्ट लाओ, ए ज़रा सोहना लगदा ते ज़रा थोड़ा जिहा मोटा मोटा है ते दूरों ही दहाई दिंदा है। तो ये दूरों दहाई देने वाली बात नहीं ठीक है। अगर तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो चीज़ आपको क्लाइंट कह रहा है ना, वो आप क्लाइंट के लिए कर देंगे। आप वहाँ अड़ के नहीं बैठ जाएंगे, नहीं जी मेरे तो सर ने किया ऐसी क्या नहीं लाना, तो लिहाजा मैं नहीं लाना। तो ये काम नहीं करना, जो क्लाइंट कह रहा है वो करें, ठीक है। लेकिन जब कहीं पर अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो प्रेजेंट कर रहे हो, तो वहाँ पर क्योंकि सोर्स फाइल तो आपके पास है, तो आप इम्पैक्ट की जगह कोई और फॉन्ट लगाते हैं, ठीक है, जो कि अच्छा भी लग रहा हो उस एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये जेन में रखिएगा कि जो क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, जैसे बॉस ऑलवेज राइट होता है, इसी तरह क्लाइंट भी ऑलवेज राइट। जो क्लाइंट ने कह दिया आपको वो करना है। लेकिन प्रोफेशनल अगर वो रूल बाईपास करा रहा है, रूल्स की लातेबाजी तोड़वा रहा है आपसे, तो आपने उसको प्रोफेशनल पोर्टफोलियो के तौर पर कहीं प्रेजेंट नहीं करना। अगर करना है तो रूल्स के अकॉर्डिंग उसको ठीक करके फिर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो प्रेजेंट करें। हाँ जी, बात समझ आ गई कि नहीं सबको? अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, फार्मूला टू चूज फॉन्ट। एक चीज अपने जहन में बड़ी अच्छी तरह से बिठा लें कि कभी भी एक डिजाइन में एक या दो से ज्यादा फॉन्ट कभी भी यूज नहीं करना, ठीक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि होता क्या है कि हम यानी एज ए ग्राफिक डिजाइनर ऐसी ऐसी चीजें यूज कर जाते हैं, ऐसे ऐसे फॉन्ट्स यूज कर जाते हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं लिखूं फ्लेक्स डिजाइन लिखा, यहाँ पर आपको ना काफी सारे पाकिस्तानियों के कारनामे नजर आएंगे। तो प्रॉप अनिल का फॉन्ट देखें, ANI, DG का फॉन्ट डिफरेंट, यहाँ देखिए ये कट्स आ रहे हैं डी के अंदर, डिजिटल प्रिंटिंग का डिफरेंट, नीचे वाले सब का डिफरेंट, ठीक है। और ये मुझे इनका भी डिफरेंट लग रहा है क्योंकि ये इस फॉन्ट के अंदर है ही नहीं, ये भी कोई डिफरेंट, कोई 3-4 किस्म के फॉन्ट यूज हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आ जाए तो ऊपर एरियल, यहाँ पर इम्पैक्ट, ग्राफिक्स का कुछ और, डिज़ाइन का एरियल, ये जो चित्रंग क्या लिखा हुआ है ये कुछ और फॉन्ट है, आर्ट एंड पब्लिसिटी स्क्रिप्ट, ठीक है। और नीचे आकर देखें तो दोबारा एरियल, ठीक है। ये सारे जितने भी आपको यहाँ पर फ्लेक्स के अंदर लोग काम करते हुए नजर आएंगे ना, ये समझ लें कि ग्राफिक डिजाइन की अक्ल से पैदल होते हैं ये लोग। इनका काम है कि जी प्रिंट करके सिर्फ नोट छापने और डिजाइन कुछ भी करके दे देना। अच्छा, क्या देखें, ये डिफरेंट है, स्क्रीन का डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। नीचे आ जाए तो ये सारा डिफरेंट है। फिर यहीं तक जुल्म खत्म नहीं होता,
इसकी फॉन्ट कैर्निंग कुछ और है, या कह लें कि इसकी फॉन्ट स्पेसिंग कुछ और है, और ऑल टाइप्स डन विद वर्किंग डन हेयर, ये जो कुछ भी इसने लिखा है यहाँ की कुछ और है। ठीक है, डिजाइन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपने भी मुझे इस तरह के डिजाइन जो है सेंड करने हैं, तो उससे पहले ही आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फ्लेक्स प्रिंटिंग डिफरेंट, ऊपर जो लिखा हुआ डिफरेंट, डिजिटल प्रिंटिंग डिफरेंट, कॉल नाउ इसका डिफरेंट, इस पे आ जाए तो ये सारे डिफरेंट। ठीक है, कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ देखें नेक्स्ट क्या है कि मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोफेशनल फ्लेक्स बैनर डिजाइन, सारे उसमें से आ रहे हैं। प्रोफेशनल लिख दिया ना, या हम लिख देते हैं फ्लायर डिजाइन। अच्छा, इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, क्लियर आ गया। अच्छा, यहाँ देखें नीड टू प्रोजेक्ट, नीड का फॉन्ट और प्रोजेक्ट का फॉन्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर इसका यानी फैमिली डिफरेंट यूज हुई, सॉरी फैमिली कह रहा हूँ, स्टाइल डिफरेंट यूज हुआ। ये फॉन्ट, ये फॉन्ट सारे सेम आ रहे हैं। ठीक है, क्रिएटिव इससे मिल रहा है या ऊपर नीड से मिल रहा है। ये जो नीचे फॉन्ट है ये इसी का कोई लाइटर वर्जन यूज किया गया और फॉन्ट साइज स्मॉल रखा गया। गेट इन टच देखें, एक सेम फॉन्ट है, यानी सेम यही वाला फॉन्ट है, लेकिन थोड़ा सा फॉन्ट साइज उसका स्मॉल नजर आ रहा है। बिजनेस फ्लायर, हेडलाइन, लॉरम एप्सन, इटैलिक हुआ हुआ है, लेकिन इटैलिक स्टाइल के अंदर आ जाएगा इसके, आपको एक ही फॉन्ट होगा लेकिन स्टाइल डिफरेंट होंगे। सब हेडलाइन और नीचे टेक्स्ट, वेबसाइट, कंपनी नेम, सारा का सारा एक फॉन्ट है। ठीक है, अच्छा, अब बात ये है कि हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं डिज़ाइंस के हवाले से या फॉन्ट्स के हवाले से, तो अब मैंने आपको यहाँ पे बाउंड कर दिया कि एक या दो से फॉन्ट नहीं ज़्यादा यूज़ करने हैं प्रोजेक्ट में। ठीक है, अगर हमने ये करना है तो फिर अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं एक फॉन्ट से? उसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर ये सारा एक ही फॉन्ट है, सेम साइज है। यहाँ पर आकर क्या किया है कि एक ही फॉन्ट है, इसका और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया। यहाँ पर आकर हमने ये किया है कि एक ही फॉन्ट है, साइज थोड़ा सा बढ़ाया, उसकी स्टाइल में जाकर एक बोल्ड वर्जन लगा लिया, यहाँ पर आकर बोल्ड एंड इटैलिक वर्जन लगा लिया। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आएगा। यहाँ देखें, आपके पास लाइट आ रहा है। ठीक है, किधर गया, इटैलिक वर्जन, रेगुलर, मीडियम। ठीक है, थिन, थिन इटैलिक, एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा लाइट इटैलिक, लाइट, लाइट इटैलिक। ये हर एक के अंदर लाइट इटैलिक इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, तो आपने फॉन्ट एक ही, अब देखिए मैंने यहाँ पर ये दोनों देखने में लग रहा है दोनों शायद डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, यानी ये और ये, पॉपिंस बोल्ड है ये, और ये वाला पॉपिंस क्या है, लाइट है, फॉन्ट एक ही है लेकिन स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, एक फॉन्ट यूज करने का मतलब ये है कि आप एक टाइप फेस यूज करेंगे, उसके स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ जी, अब इसमें से ये बताएं कि ये जो हमने अभी यूज किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा वाला इसमें सबसे ज्यादा बेहतर लग रहा है आपको?
अच्छा, नेक्स्ट आ जाए तो हाउ टू मिक्स टू डिफरेंट फॉन्ट्स। अब एक तो ये था कि एक फॉन्ट यूज करें और उसका डिफरेंट स्टाइल यूज करें। अगर आपने दो फॉन्ट यूज करने हैं तो उन दो फॉन्ट को मिक्स करने का क्या फार्मूला है? आप सेरिफ के साथ सैंस सेरिफ यूज कर सकते हैं, बोल्ड के साथ लाइट, टाल के साथ वाइड, फैंसी के साथ रेगुलर फॉन्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने आपको अगर इस तरह से पेयर बनाना नहीं आ रहा तो एक वेबसाइट है fontpair.com, इस पर जाएं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कलर डॉट अडोब के ऊपर डिफरेंट डिज़ाइनर्स ने जाकर अपने वो रखे हुए हैं, डिफरेंट कलर स्वैचेस रखे हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों ने बनाकर डिफरेंट वो रखे हुए हैं, डिफरेंट पेयर्स रखे हुए हैं फॉन्ट्स के। ठीक है, अब इसमें फ्री वाले भी हैं, वेब फॉन्ट्स भी हैं, यूआई किट्स, यूआई यूएक्स भी हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये देख लें स्पेक्ट्रल एंड कार्ला। अब ये दो फॉन्ट का कॉम्बिनेशन उसने बनाया। आप इसको यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। यानी अगर आप इस पे जाते हैं स्पेक्ट्रल कार्ला, पहले कर लें यहाँ से स्पेक्ट्रल कर लेंगे, ऊपर आ रहा है डाउनलोड, दो दफ़ा हो गया, एक दफ़ा आप कारला भी कर लें, कारला स्पेक्ट्रल। अच्छा, अब ये हुए हैं जी, ओपन किया मैंने इसको। ठीक है, कारला ऑलरेडी इसमें पड़ा होगा क्योंकि मैंने इसको किया हुआ होता है आमतौर पर। ये ऑलरेडी इंस्टॉल है इसमें मेरे सिस्टम में। आपके पास अगर नहीं होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये भी होगा इसमें, ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रल का मुझे नहीं आइडिया, शायद आ गया हो या ना आया हो इसमें। इसको मैं यहाँ लाया, इससे निकाल कर मैं इसको बाहर ले आया और राइट क्लिक करके मैंने इसको कर दिया इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स। ये भी ऑलरेडी सारे के सारे मौजूद है। यानी इसमें से आप क्या करेंगे, डिफरेंट हेडिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कहीं स्पेशल प्रमोशन दिखानी वहाँ पर डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि एक है जी कारला, कारला रेगुलर इटैलिक। ठीक है, उसमें मेरा ख्याल ऑप्शन ज़्यादा है हमारे पास। स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल भी एक पूरा टाइप फेस है, इसमें भी आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बायोटेक्स ट्रेनिंग, सेमी बोल्ड। ठीक है, और देन इसको मैंने और कम कर दिया करीब ले जाने के लिए। अच्छा, नीचे वाला क्या है, कारला रेगुलर। ठीक है, अब ये आपका एक फॉन्ट पेयरिंग हो गई जो कि मुझे तो अच्छी लग रही है। अब आप लोगों का मुझे आइडिया नहीं। हाँ जी, कुछ समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, इस तरह से आपने डिफरेंट फॉन्ट्स को के पेयर्स बना लेने हैं। फिर आ जाता है अलाइनमेंट। आपके डिज़ाइन में जब भी आप अलाइनमेंट्स यूज़ कर रहे होंगे, फ्लाई डिज़ाइन है, इसमें देखें तमाम की तमाम अलाइनमेंट्स आपको लेफ्ट अलाइन हुई नज़र आ रही हैं, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और इसमें भी। ठीक है, अच्छा, क्या नहीं करना कि किसी डिज़ाइन में एक छोटा सा पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन हुआ है,
सेकंड वाला फिर लेफ्ट अलाइन है, नीचे जाकर एक और पैराग्राफ छोटा लगाया, वो आपका राइट अलाइन हो गया। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। जो एक ऊपर से आपका टेक्स्ट फ्लो चलता आ रहा है, आपने जो लगा दिया है, वो आपने सेंटर लाइन लगाया, लेफ्ट लाइन लगाया, या जो कुछ भी लगाया, वो आपने उसी के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर देखें, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर जो है ऐसे नज़र नहीं आएगी। सिर्फ क्या होगा कि विद आपको सेंटर नज़र आ रहा है, ये कोई पैराग्राफ नहीं है। आप इस तरह स्टाइल्स देने के लिए सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने इसको, ये अगर लेफ्ट लाइन बैठा हुआ है, ये वाले बुलेट पॉइंट आप राइट अलाइन करके ऐसे इधर लगा दें। एक तो सारा डिज़ाइन इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा और उसकी कोई लॉजिक भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस तरह का काम आपने नहीं करना, ठीक है। और जब भी आप यूज़ कर रहे होंगे यानी पैराग्राफ्स के अंदर अलाइनमेंट्स को, तो आपने एक जैसी अलाइनमेंट रखनी है। नेक्स्ट आ जाए हेडिंग्स। हेडिंग में आप ऑलवेज यूज हेडिंग विद डिफरेंट स्टाइल्स, यानी फॉन्ट हेडिंग विद डिफरेंट स्टाइल्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि आप ये नहीं करेंगे, यानी डिफरेंट स्टाइल से मुराद ये कि आप इसमें से इसका कोई स्टाइल लेते जो कि बोल्ड होता, या सेमी बोल्ड होता है, एक्स्ट्रा बोल्ड होता, ब्लैक होता, कुछ भी आप ले सकते थे। यहाँ पर अब आपको यही नहीं समझ लगेगी कि बॉडी कॉपी क्या है, यानी बॉडी टेक्स्ट क्या है, और हेडिंग किधर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप जब एक चला रहे हैं, एक टेक्स्ट चला रहे हैं, उसमें हेडिंग्स लगा रहे हैं, वहां पर आपने एक फॉन्ट रखना है, ठीक है। ये नहीं करना है कि ऊपर हेडिंग फैंसी लगा दें और नीचे टेक्स्ट जो है वो आपका चल रहा हो, यानी क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर फॉर्म में या फिर कोई सेंस सेरिफ फॉर्म में, ठीक है। ये नहीं करना, ये आपका एक्सेप्टेबल है कि जी आप सेम फॉन्ट लें और उसका कोई स्टाइल चेंज कर। नेक्स्ट आ जाए बॉडी कॉपी। मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ये जो पैराग्राफ होते हैं ना हेडिंग्स के बाद, ठीक है, उसको हम कहते हैं बॉडी कॉपी या फिर बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। हायरार्की, डिज़ाइन हायरार्की की अगर आप बात करें तो यानी आप अपने टेक्स्ट के जो साइज है उसकी मदद से ये डिसाइड करते हैं, टेक्स्ट साइज की मदद से, कि रीडर या आपका क्लाइंट कस्टमर पहले क्या रीड करे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि यहाँ देखें, अगर मैं इसको देखूं तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ रही है इस हायरार्की पे। आफ्टर दैट ऑर्डर इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन, यानी इसका इम्पोर्टेंस इससे कम है। और आफ्टर दैट अगर उसको इनको समझ के, इनको पढ़ के समझ आ जाती, देन वो इस टेक्स्ट को रीड करेगा, ठीक हो गई बात। इस तरह से आप डिफरेंट हायरार्की में अपने टेक्स्ट को, जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हेडिंग्स बनाते हैं, देन सब हेडिंग्स होती हैं, आफ्टर दैट बॉडी कॉपी होती है जिसका नंबर सबसे एंड पे आता है। अच्छा, कैर्निंग, लैडिंग एंड ट्रैकिंग। मैंने आपको जो टाइप टूल वाली क्लास थी इलस्ट्रेटर की, उसमें चीज़ें बताई थी, प्रैक्टिकली भी देख लें, ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी। Kerning when you adjust reduce the space between two characters, letters or numbers। kerning की मदद से भी आप जो सॉरी जो होते हैं आपके क्या बोलते हैं उसको, टेक्स्ट बेस्ड जो लोगो होते हैं, उनको आप kerning की मदद से भी स्टाइल्स देते हैं। ईबे देख लें, यहाँ पर kerning क्या होगी, kerning अप्लाइड है। अभी मैं इसके रूल्स भी बताता हूँ। फेडेक्स में देख लें, फेडेक्स में भी kerning अप्लाइड है। अच्छा, ये क्या है विदाउट कैर्निंग, यहाँ क्या है विद कैर्निंग। इसमें दो टर्म्स यूज होती हैं, नो कैर्निंग एंड कैर्निंग अप्लाइड, ठीक है। ये दो टर्म है कैर्निंग के लिए। लेडिंग में क्या होता है, लेडिंग क्या है, स्पेस बिटवीन लाइंस। इसमें तीन तरह की टर्म्स यूज होती हैं,
एक तो ये कि नॉर्मल लैडिंग है, ठीक है, अगर लाइंस एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा मर्ज हो रही हैं, ठीक है, बहुत कम स्पेस है, तो उसको आप कहते हैं टाइट लैडिंग, और जिसमें स्पेस बहुत ज़्यादा उसको कहते हैं लूज लैडिंग। इसी तरह से ट्रैकिंग के अंदर क्या है कि यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स या वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस होती है उनको हम ट्रैकिंग बोलते हैं। इसमें भी तीन टर्म्स यूज होती हैं, रेगुलर ट्रैकिंग, डिक्रीज ट्रैकिंग एंड इंक्रीज ट्रैकिंग, विडोज एंड ऑर्फन्स। ठीक है, विडो का लफ्जी मायने आपको पता है, ऑर्फन्स का भी पता है। अच्छा, अब क्या है कि विडो कहते हैं एक पैराग्राफ में जब आखिरी लाइन में कोई एक आधा लफ्ज आ जाए, जैसे ये एक पूरा पैराग्राफ है, ये यहाँ एंड हो सकता था, लेकिन एक लफ्ज निकल के नेक्स्ट लाइन में चला गया, जो कि आगे पूरी लाइन जो है यहाँ पर वेस्ट जा रही है। इस तरह का जो लफ्ज जो निचली लाइन में चला जाता है उसको बोलते हैं विडो। ठीक है। अच्छा, जब आप कॉलम्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो कॉलम्स के अंदर आप डिफरेंट कॉलम में काम कर रहे हैं, आपके किसी एक कॉलम में जो पैराग्राफ है उसका कोई लफ्ज निकलकर नेक्स्ट कॉलम में चला जाए, यानी नेक्स्ट कॉलम में आ जाए, तो उस तरह के वर्ड को हम ऑर्फन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे कवर करते हैं? ट्रैकिंग के थ्रू। ट्रैकिंग के थ्रू कैसे होगा कि आप जब इसको पकड़ कर इसकी ट्रैकिंग कम करेंगे, यानी स्पेस बिटवीन वर्ड्स को कम करेंगे, तो जैसे ही स्पेस कम होगी ये लफ्ज पीछे जाएंगे तो ये उठ के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट हुआ होगा, ठीक है, आप इसकी ट्रैकिंग कम करेंगे तो ये लफ्ज पीछे हटेंगे तो ये उठ के पीछे आ जाएगा और ये वाला कॉलम ऊपर यहाँ आ जाएगा। हाँ जी, ये समझ आ गई कि नहीं? जो अभी तक पढ़ाया है ये क्या क्या था? कैर्निंग, लैडिंग, हायरार्की, ट्रैकिंग, विडोज और फंड्स। नेक्स्ट आ जाए वाइट स्पेस। वाइट स्पेस मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वाइट स्पेस में आप क्या करते हैं कि वाइट स्पेस इंक्रीज करता है विजुअल फोकस को टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड कर देंगे कि उसका सांस ही ना आ रहा हो, तो उस केस के अंदर यानी क्या करेगा वो कि एक तो रीडेबिलिटी मुश्किल हो जाती है, डिज़ाइन का बिल्कुल भी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, देखें होगा क्या कि यहाँ पर इसको देखें अगर आप, तो ये हेडिंग है, फिर वाइट स्पेस है, फिर ये टेक्स्ट है, फिर दो कॉलम्स हैं, और कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये सब। इसको देखें, वाइट स्पेस देखें, फिर ये यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ और नीचे यानी वाइट स्पेस आ रही है। इसी तरह से इस फॉग को देखें, इसके अंदर वाइन्स बॉटल को प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, और आफ्टर दैट यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक टेक्स्ट लिखा और ये सारा एरिया खाली है। वाइट स्पेस का मतलब फिर बता रहा हूँ वो एरिया जो खाली है। मैं पढ़ा रहा था तो किसी स्टूडेंट ने कहा था सर ये तो ब्लैक है, आप वाइट स्पेस कह रहे हैं। तो वो वाइट स्पेस का मतलब ये नहीं है कि ये ब्लैक है तो ये ब्लैक स्पेस होगी। वाइट स्पेस का मतलब है ब्लैंक स्पेस। आपने ब्लैंक स्पेस छोड़ के चलना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक विजुअल फोकस बेटर वे में आ रहा है। अच्छा, अ, ये है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ जिससे आपकी चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। लाइक
अच्छा देखिए, ये एक डिज़ाइन है। अच्छा, अब अगर हम इस डिज़ाइन को देखें तो इसमें मैं ये कर रहा हूँ, मैंने इसको, इस फॉन्ट को यहाँ से बढ़ा दिया। आफ्टर दैट इसको भी हम यहाँ से फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। ये किया, यहाँ से हमने ये कर दिया। अब देखें, पहले डिज़ाइन ये एक बड़ा बैलेंस डिज़ाइन लग रहा था, ठीक है। अब हमने किया कुछ भी नहीं है, यानी हमने एक भी लफ्ज़ चेंज नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ वाइट स्पेस ख़त्म कर दिया जो टेक्स्ट के दरमियान आ रही थी, जो कि जिससे क्या हो रहा था कि कुछ डिज़ाइन का यानी विजुअल लुक कुछ बेहतर नज़र आ रही थी, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब आप देखें कि डिज़ाइन बिल्कुल कंजेस्टेड हो गया और समझ ही नहीं आ रही कि क्या चीज़ किस तरह से है। इवन कि मैंने किसी के ऊपर भी फॉन्ट हायरार्की को उस तरह से चेंज नहीं किया, जो ऊपर हेडिंग लगी भी है वो उसी फ्लो में है, नीचे जो सब हेडिंग है वो उसी में है, फिर जो ये लिखा हुआ है वर्चुअली एंड 100% एक्यूरेटली, ये भी सारा उसी फ्लो में है। अच्छा, हमने क्या किया कि फॉन्ट्स को चेंज किया। अब मैं इसको वापस कर रहा हूँ तो ये देखें, ये था डिज़ाइन जिसको हमने इतना ज़्यादा यानी फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया था कि डिज़ाइन का सांस निकलना मुश्किल हो गया था। दूसरा काम हम ये करते हैं कि मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ से इनको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें, ये भी एक डिज़ाइन है। इसमें मैं क्या करूँगा कि सारा कुछ सेम रहने दूंगा। चेंज क्या करूँगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ आकर मैंने इसको ये कर दिया, यहाँ आकर ये कर लिया, ये कर दिया, ठीक है। अब देखें, कहीं पर कोई भी चीज़ मैंने चेंज नहीं की, यानी जहाँ ये मुहतरमा बैठी हुई है ये भी ऐसे ही अपनी लोकेशन पर है। जहाँ जहाँ टेक्स्ट था, फॉन्ट्स इसके जहाँ लगे थे, जहाँ लोगो लगा था, जहाँ शेप्स लगी थी, कहीं से ना तो किसी का साइज चेंज किया,
ना ही मैंने उनकी पोजीशन को चेंज किया, ना कुछ और किया, सिर्फ क्या किया, कलर चेंज कर दिए। कलर चेंज करने से डिज़ाइन देखें कि कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जो डिज़ाइन हैं वो मोनोक्रोमा स्कीम के ऊपर चल रहे होते हैं। ये जो स्कीम थी इस वक्त, ये वाली, ये मोनोक्रोमा स्टाइल के अंदर थी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि हम क्या कर रहे होते हैं, अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आपसे बात ही कर रहा था कि मोनोक्रोमा स्कीम यूज हुई भी है, यानी इनका अगर इनका जो भी कोट इन्होंने पहना हुआ है इसका कलर देखें। ठीक है, फिर ओवरऑल इनका कलर्स देख लें, इसका देखें, इसका देखें। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ चेंज ये की है कि अभी मैंने एक आपको एक चीज़ दिखाई थी, जो स्क्रिप्ट फॉन्ट होता है या जो हैंड राइटिंग फॉन्ट होता है वो होता है सेंटीमेंट इमोशंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखें एक लिखा हुआ है सर्विस यू कैन ट्रस्ट ऑन। ठीक है, यानी इसमें एक सेंटीमेंट या इमोशन फील, यानी एक ऐसी चीज उसमें दिखानी है। तो उसमें देखें जो ट्रस्ट ऑन है, ट्रस्ट ऑन को येलो कलर में थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करके, ठीक है, और रेस्ट ऑफ ऑल जो लिखा हुआ है सर्विस यू कैन, सर्विस यू कैन, और आगे ट्रस्ट ऑन मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ जी, कुछ फॉन्ट चेंज करें या फॉन्ट का साइज वाइट स्पेस के हवाले से करें तो क्या चेंज आता है। एक चीज़ आपको और दिखा दूं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मैंने एक ये फॉन्ट लगाया और इसको मैंने यहाँ से ये कर दिया। अब क्या है कि ये भी तो एक फॉन्ट है ना, मैंने इसको लगा दिया और लगा कर आप देखें कि रीडेबल भी है किसी हद तक। ठीक है, आफ्टर दैट हम ये करते हैं कि यहाँ से इसको स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। ठीक है, स्पेसिंग बढ़ाकर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। अभी भी देख लें जो डिज़ाइन का पहले इंप्रेशन आ रहा था वो इंप्रेशन नहीं आ रहा। ठीक है, तो हर चीज़ आपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डिज़ाइन अच्छा लगने लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब टोटल जो बात हमने ये की अभी तक कि अगर आप वाइट स्पेस नहीं छोड़ेंगे, डिज़ाइन को सांस नहीं लेने देंगे, तब भी डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात ये कि अगर आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फॉन्ट्स यूज़ नहीं करेंगे, तब भी डिज़ाइन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और तीसरी बात ये कि आप सब कुछ सेम रहने दें और एक दो तीन चार डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लें डिज़ाइन में, तब भी डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं लग रहा होगा।
ठीक होगी बात। अच्छा, हाँ जी, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा, अब आ जाए कुछ है कि टारगेट ऑडियंस या कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर जो कि आपके लिए इन फ्यूचर बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। इस तरह से है, इसको ज़रा समझ लें। ऑलवेज डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट, नॉट योर ओन। ठीक है, पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि जब भी आपने डिज़ाइन करना है, कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना है। रूल्स एंड रेगुलेशन आपको जो बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग चलें, लेकिन रिक्वायरमेंट आपने कस्टमर्स की मीट करनी है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ऑलवेज डिज़ाइन एज पर टारगेट ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस। अच्छा, अब टारगेट ऑडियंस की अगर आप बात करें तो सपोज मैं एक बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और वो है किसी लॉयर के लिए, ठीक है, लॉयर के लिए बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर रहा हूँ, कलर मैंने चूज़ कर लिया ग्रीन। तो अब क्या है कि जो इस वक्त ओवरऑल जो मैं आपको बता रहा था, जो हर फील्ड का एक ना एक स्पेसिफिक कलर है, आपने अगर उसको टारगेट नहीं किया तो वहां पर भी मसला आ जाएगा। दूसरी चीज ये कि आप एक डिजाइन कर रहे हैं किसी ट्रैक्टर कंपनी का, ट्रैक्टर कंपनी का डिजाइन करते वक्त आपने क्या किया कि एक फील्ड है, यानी एक गंदम का खेत है, उसके आगे आपने एक राइट साइड पे ट्रैक्टर खड़ा किया और उसके साथ एक बंदा थ्री पीस सूट में खड़ा है और उसने उस पे हाथ रखा हुआ है या उसकी तरफ इशारा कर रहा है ट्रैक्टर की तरफ। तो क्या हमने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग किया डिजाइन? जी, जल्दी जल्दी से जरा क्लियर करें। अच्छा, अब यानी हम अगर उसको रिप्लेस कर लें, इस थ्री पीस सूट वाले बंदे को फार्मर के साथ रिप्लेस कर लें, तो आप टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि ओल्ड होम्स की एग्जांपल पे मैं अभी बाद में आता हूँ। डायरेक्ट ऑडियंस एंड इनडायरेक्ट ऑडियंस। अच्छा, वो होता ये है कि हम क्या है कि एक डायपर कंपनी है, डायपर कंपनी, क्या डायपर कौन परचेज करेगा? हाँ जी, कोई बताएगा? पेरेंट्स जाहिर बात है परचेज करेंगे। और यूज किस पे होगा? वो बेबीज पे होगा, ऐसे ही है ना? अब देखें, हो क्या रहा है कि कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि देखें जो यूजर होता है ना किसी भी चीज का, वो होता है इनडायरेक्ट ऑडियंस, सॉरी डायरेक्ट ऑडियंस। और इनडायरेक्ट ऑडियंस होता है कि वो किसी के थ्रू या किसी के भी जरिए वो प्रोडक्ट उस तक पहुंचे। अच्छा, अब इसके अंदर डायरेक्ट ऑडियंस की अगर आप बात करें तो डायरेक्ट ऑडियंस में क्या आ रहा है, यानी बेबीज आ रहे हैं, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑडियंस में क्या आएगा? पेरेंट्स आएंगे। तो कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी डायपर के पैक के ऊपर पेरेंट्स की तस्वीर लगी हुई हो? कभी भी नहीं देखेंगे आप। बेशक पेरेंट्स ने उसको परचेज करना है, लेकिन पिक्चर किसकी होगी? यूजर, यानी प्रोडक्ट यूजर की इमेज उसके ऊपर होगी। आप कोई भी देख लें, किसी की भी एग्जांपल ले लें,
ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है कि इवन के आप देखें कि एक मिल्क पैकेजिंग डिज़ाइन है। अब क्या होगा कि एक सपोज एक कंपनी है, कंपनी एक जैसे मिल्क पैक है, टेट्रा पैक वगैरह वाली जो पैकिंग्स हैं, इसके अंदर एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स बनाकर सेल करने लगी है। अब वो क्या है, एक दूध का डब्बा होगा और उसके अंदर वो जो इनके साथ हैं टेट्रा पैक होता है, उस तरह से वो मार्केट करेगा। अब उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो शहरी आबादी होगी कि देहाती आबादी होगी? हाँ जी। हाँ जी, रूरल के अर्बन, यानी जो डब्बे वाला दूध है उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है? सिटी एरियाज। देखें, अब सिटी एरियाज है तो उसके ऊपर किसकी तस्वीर लगनी चाहिए? किसी बफेलो की या काऊ की? अच्छा, अब होता क्या है कि जो भी, अब ये देखें, ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप उसको यानी डिफरेंट वे में सोचें। जब भी आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट सिनेरियो आए या कोई क्लाइंट ब्रीफ आए तो आप उसको डिफरेंट वेज में सोच रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जी जो कि थोड़ा बहुत सीख सिखा कर टूल्स आ जाएंगे, वो क्या करेंगे कि उनके पास कोई भी आया, उन्होंने देख लेना जी मझ दूध देती है, चलो जी मझ चुक के ला दिया। अब वो ये नहीं देख रहा कि दूध किस पैकिंग में, टेट्रा पैक है, किस लेवल के ऊपर उसने मार्केट होना है, ये सारी चीजें आपने देखनी है। फिर इवन के यहाँ तक होता है कि ऑटोमेटेड प्लांट जो है वो काऊ को लगे हुए होते हैं। यानी आप अगर तस्वीर देखें ना मिल्क पैक पे या हलीब वगैरह पे, तो वहां पर आप इस तरह की चीजें देख रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर यानी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। ओल्ड होम्स है, ओल्ड होम्स के हवाले से मैंने कहा था, मैं अभी बाद में बताता हूँ। यहाँ देखें एक चीज़ है, यहाँ लिखा हुआ है बी सोशल एंड ऑब्जर्व इन्वायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं ये कहता होता हूँ कि हम लोग ग्राफिक डिजाइनर हैं, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर जो होता है ना, वो ग्राफिक डिजाइनर से ज्यादा बड़ा ऑब्जर्वर होता है। वो हर वक्त हर चीज को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहा होता है। अच्छा, अब ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है, बी सोशल एंड ऑब्जर्व इन्वायरमेंट, कि आपका ग्राफिक डिजाइन का सारा नॉलेज एक तरफ और बी सोशल एंड ऑब्जर्वर होना एक तरफ। ये बात मैं क्यों कह रहा होता हूँ, उसकी रीजन ये है कि सपोज एक बंदा आपसे कहता है कि ओल्ड होम्स, जैसे हमारे यहाँ तो नहीं होते, हमारे यहाँ तो डायरेक्ट निकाल देते हैं पेरेंट्स को, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ये सारे इंतजाम किए हुए हैं। ओल्ड होम्स बने हुए हैं जहाँ पर वो यानी जो होते हैं, औलाद जो होती है वो अपने पेरेंट्स को वहाँ आकर छोड़ जाती है। अच्छा, अब वो कहता है कि जी ओल्ड होम्स, आपने क्या करना है, ओल्ड होम्स का डिज़ाइन करना, ओल्ड होम्स का एक लोगो कर दें, उसका एक फ्लायर करना है, फ्लायर के अलावा कुछ प्रमोशन कंपेन्स चलानी है हमने, कुछ इस तरह की चीज़ें वो कहता है हमें। अच्छा, अब क्या है कि आप अगर सोशल नहीं है, सोशल से मतलब ये कि आपने कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठ के देखा ही नहीं है, या आप अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते, ठीक है, आप अपने बिजनेस में या काम में बिजी हैं, तो क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि एक ओल्ड मैन या ओल्ड वुमेन की क्या फीलिंग्स होती हैं, उनकी क्या लाइकिंग क्या डिसलाइकिंग्स होती हैं, वो किस तरह के कलर्स को पसंद करते हैं, ठीक है, किस तरह के कपड़े पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आएंगी बी सोशल होने से,
ठीक है। अच्छा, अब बी सोशल से मतलब ये है कि आप हर बंदे के साथ एक ताल्लुक निकालते हैं, हर बंदे के साथ एक रिलेशन बनाते हैं। जितना जितना आप सोशल होंगे उतनी आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। ठीक है, यानी वो है ना कि हम में से बेहतर वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं, तो समझ लें कि ये इखलाक वाली बात है। अब इखलाक बेहतर है तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी पूरा टाइम दे रहे हैं। अब क्या है कि अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स को टाइम दे रहे हैं, आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उठते बैठते हैं, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं, तो आपको ओल्ड होम्स का प्रोजेक्ट मिलते साथ ही आप 50% से ज्यादा ऑलरेडी आपको पता है कि आपने क्या डिजाइन करना है। ठीक है, और अगर आप बी सोशल है ही नहीं तो आपको गूगल करना पड़ेगा। गूगल आपको बताएगा एक स्पेसिफिक कल्चर, आपको यानी आप उसको रीड करके डिजाइन कर लेंगे। एक होता है रीड करके डिजाइन करना और एक होता है फील करके डिजाइन करना, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि R&D करते हैं रीडिंग की बेस पे, यानी R&D करते हैं और रीडिंग की बेस पे डिजाइन करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन जो ऑब्जर्व कर करके एनवायरनमेंट को, यानी ऑब्जर्व इन्वायरमेंट ऑब्जर्व कर करके वो फील कर चुके होते हैं सब कुछ जो कि उन्होंने अपने डिजाइन में इम्प्लीमेंट करना होता है। और ये बात ज़हन में रखिएगा, आप कभी भी ऐसी चीज डिजाइन करें जिस जो आपकी ऑब्जर्वेशन में ऑलरेडी है, वो डिजाइन ज्यादा अच्छी होगी। जो कि आपको पता ही नहीं है कि है क्या, और आप उसको गूगल पर सर्च करें, गूगल पर सर्च करने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया और उसके बाद डिजाइन करें, तो वो इतनी अच्छी डिजाइन नहीं होगी। देखें, बी सोशल एंड ऑब्जर्व इन्वायरमेंट आपको इस काबिल बना देगा कि आपने जो चीज, यानी जो डिजाइनर होता है या आर्टिस्ट होता है वो पहले से ही डिजाइन अपने माइंड में कर चुका होता है कोई भी चीज सुनते ही। और वो माइंड में क्यों करता है? क्योंकि उसके पास एक बैकअप इंफॉर्मेशन होती है उसके हवाले से। हाँ जी, ये बात समझ आई कि नहीं आई? बी सोशल एंड ऑब्जर्व इन्वायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपको ये बात कहीं यूट्यूब से नहीं पता लगेगी, किसी भी ट्यूटोरियल में नहीं पता लगेगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज है, न्यू आइडियाज कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट इंफॉर्मेशन। आपका नया आइडिया इंफॉर्मेशन के बगैर कभी क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ लोग इस पे इख्तलाफ करते हैं। अच्छा, एक मैं एज कॉलेज है यहाँ पर लाहौर में, तो वहाँ पर फिजिकल क्लासेस होती थी, फिजिकल क्लासेस पढ़ा रहा था, ऐसे में चार चार एक साल पहले की बात है। वहाँ पर एक साहब आए, उनकी एज कोई 40+ थी, यानी सबसे जो समझ लें सीनियर स्टूडेंट थे वो उस क्लास के। तो मैंने जब ये बात की कि न्यू आइडियाज कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट इंफॉर्मेशन, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, सॉरी सॉरी सर, मैं इस बात से आपकी एग्री नहीं करता। मैंने कहा जी फिर आप रीज़न बता दें क्यों एग्री नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा जी कि आप एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूँ, जैसे न्यूटन है, तो न्यूटन ने देखा कि जी सेब नीचे को गिर रहा है, तो उसके जहन में आइडिया आ गया ये ऊपर को क्यों नहीं गिर रहा, ये ऊपर को क्यों नहीं जा रहा। तो जो है उसके पास क्या इंफॉर्मेशन थी इस ये सोचने की कि जी ये ऊपर को क्यों नहीं जा रहा। मैं कहा आपको पता है इन्फॉर्मेशन हम गेट कैसे करते हैं, यानी मैंने उनको आगे से रिप्लाई किया, इन्फॉर्मेशन हम गेट कैसे करते हैं? इन्फॉर्मेशन हम गेट करते हैं आवाज़ खमसा से। कितनी तरह के हैं? हाँ जी, कितनी तरह के होते हैं सेंसेस जो हैं, वो कितनी कितनी टाइप्स हैं उनकी, कोई है आइडिया इस बात का? इसका ताल्लुक भी आपके ग्राफिक डिजाइन से है। 5 कौन कौन से? यानी छूना, चखना, सूंघना, ये यही सारे हैं ना? अच्छा, अब न्यूटन के पास, न्यूटन क्या कर रहा था कि उसके जहन में आया कि सेब ऊपर को क्यों नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो अपनी सेंसेस का यूज करते हुए उसने एक इंफॉर्मेशन गेट की कि एप्पल जो है वो जमीन की तरफ आ रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन उसने कैसे गेट की? अपने देखने की हिस्से।
जब उसने इंफॉर्मेशन गेट की तो उसके जहन में फौरी तौर पर एक आइडिया आ गया कि ये रिवर्स क्यों नहीं है, ये नीचे जो आया ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसके ऊपर उन्होंने इस बात से एग्री कर लिया, ठीक है सर अगर ये बेस है तो मैं फिर एग्री करता हूँ आपकी बात से कि जो इंफॉर्मेशन है कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट इंफॉर्मेशन, यानी जो आइडियाज हैं वो कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब क्या है कि फिर मैंने उनको एक एग्जांपल दी कि एग्जांपल में ये है कि जो कि मैं आमतौर पे स्टूडेंट्स को देता होता हूँ, वो एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि हम जब भी कोई भी आवाज़ हमारी समाज से टकराती है ना, तो हमारा जो ब्रेन है या जो हमारा माइंड है वो उसका एक इमेज बनाता है। देखिए अब आप लोग ज़रा सोचना शुरू करें। मैंने कहा पेन, फौरी तौर पे पेन का एक इमेज हमारे माइंड में आया। वो बेशक जो है प्लास्टिक का पेन है, ठीक है, वो जो है इंक वाला है या बॉल पेन है, कुछ भी है। मैंने कहा ग्लास, आपके जहन में ग्लास का इमेज आएगा। अब आपके जहन में क्या है कि जी वो जो है शीशे का ग्लास है, स्टील का, पीतल का, प्लास्टिक का, किसी का भी है, आपके जहन में ग्लास का एक इमेज बनेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ चेयर, मैं कह रहा हूँ माउस, लैपटॉप, ठीक है, मोबाइल, कबर्ड, हर चीज का एक इमेज बनता है। मैंने कहा सेंटियानो गार्डियानो, यहाँ पर क्या हुआ कि दिमाग की लाइट चली जाएगी। वो सुनेगा, सोचेगा और एकदम खामोश हो जाएगा कि ये क्या हुआ, ये क्या था सेंटियानो गार्डियानो। ठीक है, यही चीज है बी सोशल एंड ऑब्जर्व इन्वायरमेंट ऑलवेज। अगर आप भी सोशल होते, आपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व किया होता, ठीक है, तो सेंटियानो गार्डियानो सुनते ही आपके जहन में एक इमेज बनता, जैसे ग्लास का बना, कुर्सी का बना, ठीक है, टेबल का बना, कबर्ड का बना, माउस का बना, इसी तरह से इसका भी एक इमेज बनना चाहिए था। इसका इमेज क्यों नहीं बना, क्योंकि इसकी आपको इंफॉर्मेशन नहीं है। समझ आ रही बात की। अब जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है उसको फिर आप गूगल करेंगे। जब आप गूगल करेंगे तो आप आर एन डी कर रहे हैं वर्ड बेस के ऊपर, आपकी आर एन डी फीलिंग बेस के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है कि आप अगर आपसे कोई कहता है कि जी जूस, मैं एक जूस लॉन्च करने लगा, उसका एक डिजाइन करते हैं, आप कहेंगे यार मसला ही कोई नहीं। मेरे एक्सपीरियंस में है, मैंने कई जूस पिए हैं जिंदगी में, मसला ही कोई नहीं है। मैं अभी एक जो है मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंगो जूस हो उसमें मैं हाफ मैंगो लगा दूँ, थोड़ा सा जूस जो है वो क्या कहते हैं यानी गिलास से थोड़ा सा बाहर आ रहा हो छलक के, कुछ ऐसा आइडिया मेरे जहन में आ रहा है। अब क्या है कि जैसी जूस डिजाइन की बात हुई तो मेरे जहन में डिफरेंट आइडियाज आने शुरू हो गए। ये है आपका बी सोशल एंड ऑब्जर्व इन्वायरमेंट, कि आपको पहले से ही उसकी जब इंफॉर्मेशन होगी तो आप आधा डिजाइन तो वैसे ही सोच लेंगे, और आधा क्या होगा कि आप आर एन डी करेंगे गूगल के ऊपर, डिफरेंट डिजाइन देखेंगे, उससे अपना एक आइडिया क्रिएट करेंगे, न्यू आइडिया बन जाएगा। अब ये न्यू आइडिया कैसे बना, इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो कि ऑलरेडी आपको थी। गार्डियानो सेंटियानो की इंफॉर्मेशन आपको नहीं थी तो आपके दिमाग की लाइट चली गई थी उसके ऊपर। बाकी मैंने जितने भी वर्ड बोले उसके ऊपर कोई ना कोई इमेज लाजमी बन रहा था। अब क्या है कि गार्डियानो सेंटियानो का था, ये मेरे दिमाग की लाइट गई थी आज से कोई 3-4 साल पहले। मैं फ्रीलांसिंग का एक प्रोजेक्ट था, तो उसने मुझे कहा कि जी मुझे एक लोगो चाहिए, मेरी एक कंपनी है गार्डियानो सेंटियानो। तो मैं फटाफट गूगल किया, मैं तो गार्डियानो सेंटियानो, गूगल भी आगे से खामोश। अब वो लफ्ज़ था गार्डियानो सेंटियानो, कोई मेरा ख्याल फ्रेंच ज़ुबान का था या जर्मन का था। तो फिर उसने मुझे कहा कि मैं जो है पता नहीं फ्रेंच हूँ या जर्मन हूँ, तो हम एक गार्डन बना रहे हैं, यानी गार्डियानो,
यानी एक गार्डन बना रहे हैं सेंटियानो का, मतलब जो उसने बताया जैसे ये होते हैं गेस्ट हाउसेस वगैरह होते हैं, तो वहां पर उस गार्डन के अंदर जो है गेस्ट हाउस होंगे और इस तरह के उसने मुझे थोड़ा सा सिनेरियो बताया। तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि इसको एक ऐसा लोगो चाहिए जिसमें कोई गार्डन या रेस्ट हाउस टाइप कोई लुक एंड फील आनी चाहिए। ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरे दिमाग की लाइट उस लफ्ज़ को सुन के गई थी, उसकी जब मैंने उसको एक्सप्लोर किया, उससे थोड़ी सी बातचीत की, तो वो दोबारा वापस आ गई। और मुझे ये आइडिया हो गया कि इसको गेस्ट हाउस से रिलेटेड और कुछ गार्डन से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए। अब गेस्ट हाउस भी मेरे प्रीवियस नॉलेज में है, और क्या है यानी गार्डन भी मेरे प्रीवियस नॉलेज में है। सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा था कि लफ्ज़ किसी और ज़ुबान में थे। हाँ जी, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं कि नहीं हुई? अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए। तो आगे आ जाती हैं कुछ साइट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट साइट है, मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई है इसमें। जैसे फ़ॉन्ट के लिए मैंने बल्कि इसमें शायद अपडेट भी किया था इसको। दोनों ही सेम है मेरे को। चलो, नहीं वैसे लगा हुआ इसको, ठीक है। अच्छा, ये है जी वेबसाइट से टाइप किट डा फॉन्ट, फॉन्ट स्क्वायरल, टाइप टाइप एनीथिंग आयो, ये फ़ॉन्ट के लिए हैं। और भी काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, लेकिन मैं ये डा फॉन्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ, इसके लिए फ़ॉन्ट स्पायरल को कर रहा होता हूँ। तो टाइप किट भी अच्छी है, तो इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इमेजेस डाउनलोड करने के लिए जो सबसे पहले नंबर पे साइट है मेरी नज़र में, फ्री इमेजेस है, सॉरी फ्री पिक है। फ्री पिक सबसे पहले नंबर पे, और उसके बाद इन सब का नंबर बाद में आता है। ठीक है। और जिसमें ये पिक्सल्स, पिक्साबे एंड स्प्लैश, ये तीनों भी अच्छी हैं, फ्री इमेजेस भी अच्छी है। ठीक है, लेकिन फ्री पिक का जवाब कोई नहीं, इसका मैंने एक पेड अकाउंट भी परचेज किया हुआ है, जो कि मेरा कल कोई 90 या 95 यूरो में मिल जाता है। अच्छा, फिर क्या है, वैसे इस पे काफ़ी सारी फ्री, बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्री हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें पेड भी हैं, तो पेड के लिए आपको अकाउंट परचेज करना पड़ता है, यानी मिक्स है, कोई मेरा ख्याल 60-70% मटेरियल फ्री होगा, बाकी का जो है पेड है। अच्छा, इसी तरह से कुछ वेबसाइट हैं वेक्टर्स डाउनलोड करने के लिए, फ्री पिक जैसे लिखी यहाँ पे इमेजेस के लिए, वैसे इसमें आपको वेक्टर्स भी मिल जाएंगे। ऑल फ्री डाउनलोड्स भी अच्छी साइट है वेक्टर के लिए, फ्री वेक्टर भी ठीक है। ये दो साइट वेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। डिज़ाइन इंस्पिरेशन के लिए ग्राफिक रिवर है, ड्रिबल है, बिहेंस है, अपलैब है, 99 डिज़ाइन है, डिज़ाइन हिल, पिंटरेस्ट, डिज़ाइन इंस्पिरेशन, क्रिएटिव मार्केट भी है एक, वो शायद मैंने इसमें नहीं लिखी, क्रिएटिव मार्केट भी सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। जो डिज़ाइन इंस्पिरेशन के लिए मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, पिंटरेस्ट करता हूँ, ग्राफिक रिवर करता हूँ, बिहेंस करता हूँ, या बिहेंस कह लें सबसे पहले यूज़ करता हूँ। तो ये है जी आज का लेक्चर। ठीक है, इसमें मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों की ग्राफिक डिज़ाइन, डिज़ाइन रूल्स और इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब मेरा ख्याल कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, आगे हम सारा प्रोफेशनल काम करेंगे, इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को हम अडॉप्ट करेंगे, और यही चलने हैं आपके फॉर एवर, यानी होल लाइफ। आप जब भी कोई भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो यही रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको आपने फॉलो करना है। और इसी तरह के रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज की में भी और साइट्स भी आ जाएं, तो यही चीज़ें आप लोगों ने करनी है।
हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है। और जो चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि नई ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड, जिसमें इमेज फॉर्मेट, कलर की थ्योरी और टाइपोग्राफी, यानी दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कलर्स एंड टाइप। तो इन दोनों से रिलेटेड बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है। मुझे उम्मीद है कि अब आपकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कि यानी रह गई हो थियोरेटिकल लेक्चर्स के अंदर से। हाँ जी, क्लियर बात। चलें जी, मेरे ख्याल में आज का लेक्चर काफ़ी है। इसके ऊपर मैं आपको कुछ दूंगा, यानी टाइपोग्राफी और कलर से रिलेटेड, इमेज फॉर्मेट से रिलेटेड कुछ क्विज होंगे। और इमेज फॉर्मेट की एक असाइनमेंट मैंने आपको बताई थी, वो असाइनमेंट होगी। तो उन क्विज को आपने अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करके आप लोग उसके ऊपर फिर जो भी मार्किंग होगी वो आपको हो जाएगी उसके ऊपर। और जो असाइनमेंट्स हैं वो आपने उसी तरह सबमिट करनी है जो ऑलरेडी आप सबमिट करवाते हैं। चलिए जी, मेरा ख्याल काफ़ी आज के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अब बात होगी, लोगो डिज़ाइन से हम शुरू करेंगे। पहले थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के बाद में प्रैक्टिकल पे आएंगे। नेक्स्ट वीक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।